मेरा ये पूरा भरोसा है कि मैं जब तक अंतिम सांस तक इसी तरह सक्रिय रहूंगा और इसी तरह से लोगों के काम आने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे ये बल मिलता है। मैंने जो है वो अपनी आत्मकथा 2013 में लिखनी शुरू करी और मुझे करीब 1.5 साल लगा उसको लिखने में। मैं भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, एक नौकरी भी कर रहा हूँ और साथ में सेवा का भी मौका मुझे मिलता है। थोड़ा समय मेरे साथ भी ऐसा गुजरा कि वास्तविकता को समझने में और उसको पहचानने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगा। अच्छी बात यही है कि मैंने बढ़ना नहीं रोका। आपकी ज़िंदगी में लचीलापन होना चाहिए। जब भी आप कमज़ोर पड़े फिर वापस रिबाउंड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस हेल्थ चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा विषय जिसके बारे में सुनकर थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि इस दुख को भुलाकर, इस दुख में होने के बावजूद भी वो काफ़ी आगे निकल गया है और आज हम उसको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं। शिवजीत सिंह राघव, जो कि पिछले 40 साल से व्हीलचेयर पे हैं। व्हीलचेयर पे होने के बाद भी उन्होंने कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई देश विदेश की यात्रा नहीं छोड़ी। काउंसलिंग करने के लिए उनको देश विदेश से लोग बुलाते हैं और आज उनकी इन्हीं काबिलियत और उन्हीं खासियत की वजह से हम उनसे मिलने आए हैं। व्हीलचेयर पे होने के बावजूद भी जब हम शिवजीत सिंह राघव से मिले तो कहीं ना कहीं शायद मुझे तो ऐसा लगा कि विकलांग वो हैं या वो लोग हैं जो सक्षम होने के बाद भी किसी दूसरे पे बोझ हैं या वो खुद कुछ करने में सक्षम ही नहीं हैं। आइए जानते हैं बाकी की कहानी, बाकी की बातें, बाकी के हौसला अफजाई वाली बातें शिवजीत से। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। फोकस चैनल पे आपके सामने आया हूँ और आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो अपनी बात करूँगा, अपनी कहानी आपको बयां करूँगा कि मैं कैसे कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ और क्या क्या मैंने ज़िंदगी में देखा है और कैसे उसका सामना किया है। मैं 21 वर्ष का था जब पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था और उस वक्त मुझे ये चोट लगी। मुझे ठीक से मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन एक्सीडेंट कह सकते हैं। पर बात यह है कि मेरे गर्दन में चोट लग गई और बहुत सीरियस कंडीशन थी, क्योंकि मेरे सिर में करीब 30-40 टाँके आए थे, सिर फट गया था, 2-3 पसलियाँ जो रिब्स हैं वो भी टूट गई थी और एक हाथ ये फ्रैक्चर हो गया था, बायां हाथ, और बाकी जो नुकसान हुआ गर्दन के नीचे वो तो हुआ ही है। इस सब के बावजूद मैं बहुत सीरियस कंडीशन में था। तकरीबन डॉक्टर्स को ये था कि शायद बचना भी संभव ना हो, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में मेरा इलाज चला, ऑपरेशंस हुए, तमाम 5-6 ऑपरेशंस हुए और लेकिन फिर आखिर में ये हुआ कि आगे भी व्हीलचेयर पे ज़िंदगी मुझे काटनी है। जब पहली बार मुझे इस बात का पता लगा तो वो इतना बड़ा सदमा था कि उस वक्त मुझ पे असर ही नहीं हुआ। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि वो इतने बड़े सदमे लगते हैं कि लोगों को लगता है कि वो उस पर विश्वास ही नहीं करते। एक थोड़ा समय मेरे साथ भी ऐसा गुजरा कि वास्तविकता को समझने में और उसको पहचानने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगा। और उस वक़्त लाजमी था कि मुझे बहुत सोच हुई कि भाई बास्केटबॉल का कैप्टन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का MSc करता हुआ अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि उस पर क्या गुजरी होगी, उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी। परिवार मेरी तरफ देखता था, मैं परिवार की तरफ देखता था और थोड़ा सा 2-3-4 महीने मुझे इसी में पसोपेश में से निकलने में लग गए कि आगे क्या होगा। लेकिन ऊपर वाले की थोड़ी सी दया रही, आशीर्वाद रहा, खुद का मेरा मनोबल बहुत काम आया, परिवार का साथ बहुत काम आया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। अपनी ट्रेनिंग करी, अलग अलग जगह जॉब करने की कोशिश की, करी भी, लेकिन कई बार जो है मुझे बीच में पल ऐसे आ जाते थे कि कमज़ोर हो जाता था
कि यार कैसे करूँगा, क्या होगा, कैसे आना जाना होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती गई। और अच्छी बात यही है कि मैंने बढ़ना नहीं रुका मेरा। अगर मैं आगे बढ़ता नहीं रहता तो शायद मैं और ज़्यादा परेशानी में, दिमागी मेरी परेशानियां बड़ी हो सकती थी और मैं सोच में ही पड़ा रह जाता। जिंदगी में बहुत कुछ किया, तमाम जगह, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, खेला भी, चेस भी खेले, गेम भी खेले, तमाम प्रोग्राम्स में भी जाता रहा, लेकिन कभी कभी हर बार जो डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कमज़ोर क्षण आते हैं और डिप्रेशन की कगार तक भी पहुँच जाता हूँ, लेकिन फिर जो है वापस आता हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तो आप ये ना समझें कि ये केवल आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये मजबूत से मजबूत इंसान की ज़िंदगी में भी होता है। मेरे साथ कई बार होता है। अब ज़रूर मैं कहूँगा कि ज़्यादातर वो एपिसोड्स बहुत कम हो गए हैं और मैं बहुत बेहतर तरीके से अपने को, क्योंकि मैंने माध्यम निकाले अपने आप को वो करने के। अगर मैं वहीं बिस्तर पे पड़ा रह जाता, माता पिता ने ये कोशिश की कि भाई हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, एक स्पेशल कमरा बनवा दिया, एसी लगवा दिया और ये सब है कि भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में केवल 2 वक्त की रोटी खा के और लेटे रहना आराम से ज़िंदगी नहीं। मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत लड़ाई हुई, थोड़ा सा उनके साथ बहस हुई और मैं घर से दूसरे एक संस्था के साथ वहाँ जाके एडमिट हो गया कि मैं चाहता था कि अपने को उस प्रोटेक्टिव, जो वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड सी जगह थी, जो वहाँ से निकल के अपने को एडजस्ट करूँ लाइफ में कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और मैंने बिल्कुल जो अजनबी लोग थे उनके बीच में अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। माता पिता, दोस्त, भाई सब मिलने आते रहते थे, लेकिन मैंने थोड़ा अलग रह के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कई बार मुझे सोच पड़ जाती थी कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है, लेकिन और उससे मुझे डिप्रेशन भी होता था, तो सोच भी होती थी, लेकिन मैं अपने आप को फिर, जैसा मैंने हमेशा कहा, रेजिलियंस, आपकी ज़िंदगी में लचीलापन होना चाहिए। जब भी आप कमज़ोर पड़ें फिर वापस बाउंस करें, रिबाउंड करें, और मैं यही करता आया और वापस फिर मैं अपने को हिम्मत देता था। फिर मैंने ट्रेनिंग करी, कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग करी, ये जॉब ज्वाइन किया। यहाँ भी कई बार ये होता है कि जब बहुत कमज़ोर तबके के लोग या बहुत इस तरह के लोग जब आपसे बात करते हैं काउंसलिंग सेशन में, तो उनकी कहानी और उनकी परेशानी सुनकर कई बार मन व्यथित हो जाता है। और ये प्रोफेशनल के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आम प्रोफेशनल्स की तरह नहीं हूँ जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को एक दूसरे की हालत और वो देखकर फ़र्क पड़ता है, दिमाग पे परेशानी, जहन में परेशानी आती है, लेकिन उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उसके साथ गुम हो गए, उसकी हालत पे वो हो गए, तो आप उसको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, उसको सही काउंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी परेशानी को दूसरे पे हावी नहीं होने देना और दूसरे की परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रख सकते हैं। तो मैं यही कोशिश मेरी रहती है। और ज़िंदगी में तमाम, अब आप समझ सकते हैं 21 साल से, और अब मेरी 62 साल उम्र हो गई, लेकिन लाजमी बात है तमाम क्षण ऐसे आए जब कई बार ज़िंदगी से उकताहट सी लग गई, और कई बार वो जो निकलता है कि भगवान अब ले चलो, वो शब्द भी मुँह से निकले, लेकिन हमेशा ये रहा कि मनोबल वापस ले आता था और फिर मैं आगे बढ़ता रहता था। कहीं बाहर सफ़र करने जाता था तो भी कई बार रास्ते में इतनी परेशानियां आती थीं, क्योंकि यहाँ से यूएस का, अमेरिका का सफ़र या लंदन का सफ़र या बड़ी मुश्किल होती है, और लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आप कैसे कर पाते हो, लेकिन मेरा हमेशा दृढ़ निश्चय रहा कि काम करना है। कई बार मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मुझे एक आध जगह 1-2 दिन रुकना पड़ा। अब मैं बड़े हिसाब से चीज़ें लेके चलता हूँ। अगर आपको 2 दिन कहीं एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाता है तो एकदम से चिंता हो जाती है, और चिंता से कई बार बहुत आपकी मानसिक परिस्थिति बहुत हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा शांति से विचार करके अपना जो है ज़िंदगी को आगे चलाता रहा।
जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो चोट से जुड़ा हुआ एक जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है वो प्रेशर सोर्स का है, क्योंकि हम लोगों को सेंसेशंस कम होती है शरीर में, उसकी वजह से बहुत देर बैठे हुए हम लोगों को पता नहीं लगता और कई बार शरीर में घाव बन जाते हैं, प्रेशर सोर्स बन जाते हैं। मेरा एक घाव बना और वो कई सालों तक 3-4 बार मैंने ऑपरेट करके उसको हील कराना चाहा लेकिन नहीं हुआ। और एक वक्त में वो मेरे ऊपर इतना ये परेशानी हावी हो गई कि मैं बहुत ही चिंता में रहने लगा। और वो कोरोना का समय था, घर पे मैं कुछ लिखने की उसमें मशगूल था, वो प्रेशर सोर और बढ़ गया और फिर वो इतना वो हो गया कि उसमें इन्फेक्शंस वगैरह हो गए और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। वाकई जो डिप्रेशन का शब्द है, उस समय मुझे लगा कि शायद मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। लेकिन फिर कोरोना के टाइम में मैंने एडमिट होके उसको ऑपरेट कराया। 30-40 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। बड़ा कमज़ोर समय था और दिन में भी मुझे बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि उल्टा लेटना पड़ता था और 6-6, 7-7 घंटे उल्टा लेटना बहुत मुश्किल काम होता है और ये वाकई दिमाग को आपके हिला के रख सकता है और मेरा तो कम से कम हिला ही दिया था। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक आप आस रखते हो, जब तक आप जिंदगी में विश्वास रखते हो, चीज़ों से आप निकल आते हो और मैं भी निकल आया और सब चीज़ें अब बिल्कुल 2 साल से बिल्कुल दुरुस्त हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपसे ये बता दूं कि जो ये मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी रही और आगे भी अभी चलेगी जब तक मालिक चाहेगा, तो मेरा ये पूरा भरोसा है कि मैं जब तक अंतिम सांस तक इसी तरह सक्रिय रहूँगा और इसी तरह से लोगों के काम आने की कोशिश करूँगा जिससे मुझे ये बल मिलता है। बहुत से लोगों ने जब मुझसे ये कहा कि भाई आपने इतनी एक ज़िंदगी को किस तरह से संवारा है जो लोगों के लिए एक उदाहरण है, आप क्यों नहीं इसको एक पुस्तक के रूप में लिखते जो है। तब मैंने जो है वो अपनी आत्मकथा 2013 में लिखनी शुरू करी और मुझे करीब 1.5 साल लगा उसको लिखने में और उसमें मैंने तमाम अपनी चोट से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी सारी उसमें लिखी है, सारी यात्राओं के बारे में। और उसमें एक खास चैप्टर जो मैंने लिखा है उसका नाम उर्दू में है थोड़ा सा कि मसरत का फ़लसफ़ा। मसरत खुशी को कहते हैं, फ़लसफ़ा फ़िलॉसफी को कहते हैं कि खुश रहने की क्या फ़िलॉसफी है, क्या दार्शनिकता है। और मैं आपसे आज भी कहता हूँ, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई आपके मुस्कुराने का, आपके हमेशा चेहरे पे खुशी रहने का क्या राज है। तो वो केवल एक ही है कि जो मैं दूसरों के लिए जो कर पा रहा हूँ, यहाँ मैं भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, एक नौकरी भी कर रहा हूँ और साथ में सेवा का भी मौका मुझे मिलता है। मैं एक जगह नागपुर में एक टॉक देने गया था और वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनके साथ में घूमने लगा। तो मैंने कहा, उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा काम नहीं कर रहा, सर्व कर रहा हूँ। यानी देखिए दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। आप एक को काम कहते हैं कि जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं और एक सर्व कर रहे हैं यानी सर्विस, लोगों के काम आप आ रहे हैं, बहुत फ़र्क है। ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। उनमें से मैं एक हूँ, अपने आप को गिनता हूँ। और मैंने उस किताब में सारा कुछ इस तरह से लिखा कि दूसरा अगर उसको पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि मैं भी इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी शिवजीत की तरह पा सकता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी का मेरा यही मकसद है कि जो मैं कर पाया लोगों को उसको बता पाऊँ कि भाई मैंने कैसे कैसे किया। चाहे वो ट्रेन का सफ़र हुआ, बस का सफ़र हुआ, लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इस हालत में आप कैसे करते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने किताब में बड़ी डिटेल में समझाई कि एक एक स्टेप, एक एक कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे आप प्लान करोगे, ये मुश्किल रास्ते में आ गई तो क्या करोगे, इस मुश्किलों की कैसे आप पहले से तैयारी करोगे। और किताब में तमाम, चाहे मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, चाहे मैं विदेश गया, चाहे मैं संगीत के प्रोग्रामों में गया, कभी कभी जो बीच में हादसे हुए उनमें से मैंने कैसे अपने आप को संभाला, कैसे देखभाल की, कैसे और दोस्तों को साथ लेके गया, उनके लिए भी प्रेरणा बना। वो भी अब मेरे साथ घूमने फिरने जाने लगे और उनको बड़ा मज़ा आता है। अकेले जाने से ज़्यादा वो चाहते हैं कि हमारे साथ जाएं। अभी मैं लेह लद्दाख गया और तमाम जगहों पे गया। तो ये सब तभी संभव है जब आप अपनी चिंताओं को
परेशानियां आएंगी, दिमाग पे भी असर होगा, लेकिन उससे निकल आना है और आगे बढ़ना है। सो आज का एपिसोड यहीं समाप्त कर रहे हैं। जो भी आज आपसे बातचीत हुई, फोकस चैनल पे आप फिर एक बार मुझे देखेंगे, लेकिन आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि जो बात मैंने आपसे कही है आज, जो बात आपने सुनी है, उसको और लोगों तक पहुँचाएं कि कैसे ज़िंदगी संभव है। एक व्हीलचेयर पे भी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है। तभी जो है मेरा मकसद आपसे बात करने का पूरा होगा। फोकस चैनल जो इतनी मेहनत कर रहा है उसका मकसद पूरा होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।